नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सन की कातिल नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सन की कातिल नॉवल का दूसरा पार्ट। यही बात है, ये बहुत ही खतरनाक काम है। मैं कितनी खुश और संतुष्ट हूँ डार्लिंग कि ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है। तुम इसे छोड़ रहे हो ना? नहीं, मैं इसे कतई नहीं छोड़ रहा हूँ। अब मेरा विचार किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को तलाश करने का है जो इस योजना को संभाल सके और हीरो को बेच सके। $50,000 के बदले में ये काम मैं करने को तैयार हो सकता हूँ, जो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मेरे लिए पर्याप्त होंगे। उसकी बातों से ग्लोरी का धैर्य खोने लगा था, मगर उसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया। डार्लिंग, ये कोई उपयुक्त आइडिया नहीं है। तुम किस प्रकार किसी को ये स्कीम बेच सकते हो? जब तक उन्हें अपनी योजना के बारे में नहीं बताओगे, वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे, और एक बार उन्हें इसकी जानकारी मिल गई तो वे तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं समझेंगे। तुम अपराधियों से सौदा करने जा रहे हो, उनसे धन प्राप्त होने की आशा मत करो। हैरी गुर्राने लगा। जाहिर है कि तुम मेरी बुद्धि के संबंध में कुछ नहीं जानती, उसने कहा। मैं इतना अहम व्यक्ति नहीं। मेरी योजना की सफलता सिर्फ 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात, उस हवाई जहाज को पहचान पाना जिसमें हीरे लादे जाएंगे, और दूसरी, हवाई जहाज को सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए रेगिस्तान में सही जगह को चुनना। दोनों बातों की जानकारी सिर्फ मुझे है। इन 2 बातों को जाने बिना योजना कामयाब हो ही नहीं सकती, और जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते मैं उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं दूंगा। ग्लोरी के दिल की धड़कन सामान्य होने लगी। समझ गई, उसने खुद को संयत करते हुए कहा। लेकिन हैरी, तुम्हारे पास कोई संपर्क सूत्र नहीं है। इस योजना को संभालने योग्य इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को तुम कहाँ से ढूंढ निकालोगे? वे समझेंगे ये पुलिस की कोई साजिश है। वे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हैरी ने एक लंबी गहरी सांस ली। आखिरकार ग्लोरी को वो उस नाजुक बिंदु पर ले आया था। ग्लोरी ने जो मसले पेश किए थे उन पर पहले ही विचार कर चुका था। अब भरोसा इस बात पर था कि वो ग्लोरी पर तथा अपने प्रति उसकी भावनाओं पर कितना दबाव डाल सकता है। वो बात बिल्कुल सही है ग्लोरी। ग्लोरी की ओर ताकते हुए उसने कहा, मैं जानता हूँ वे मुझ पर हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तुम पर ज़रूर करेंगे। ग्लोरी आश्चर्य से आंखें फाड़कर उसकी ओर ताकने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने हैरी को ऐसा ही कहते हुए सुना था। मुझ पर? वो बौखला कर बोली। बेन डेलानी तुम्हारी बातों को मान लेगा ग्लोरी, जबकि मेरी बातों को नहीं। इस पर ग्लोरी की प्रतिक्रिया देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वो उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बेन डेलानी के बारे में तुम कैसे जानते हो? उसने पूछा। शांति से बैठो, मुझ पर चढ़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम और डेलानी एक समय में आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, नहीं? तुम्हें कैसे मालूम? हैरी का चेहरा सख्त पड़ने लगा। मुझ पर चीखो मत ग्लोरी, तुम खुद ही इस बात को गुप्त नहीं रखना चाहती थी, या नहीं? मैंने एक पुरानी पत्रिका उठाई तो उसमें से ये निकल आया। उसने अपने बटुए से डेलानी का फ़ोटो निकाला और उसे टेबल पर फेंक दिया। ग्लोरी ने फ़ोटो की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा। तुम्हें यह पत्रिका के अंदर नहीं मिला था। तुमने मेरी चिट्ठियाँ भी पढ़ डाली। हैरी का धैर्य खोने लगा। तो क्या हुआ? अगर तुम नहीं चाहती थी कि मैं उन चिट्ठियों को पढूं, तो तुमने ऐसी जगह पर उसे क्यों रखा जहाँ से मुझे आसानी से मिल सकती थी? वो बोला। आंखें फाड़कर घूरो मत। अगर तुम इसके लिए मुझसे झगड़ा करना चाहती हो तो बोलो। अचानक ग्लोरी भयभीत हो गई। ये बात उसके लिए खतरनाक थी। इससे हैरी गुस्से पर काबू ना पा सकता था और उसे छोड़कर चला जा सकता था। ऑल राइट हैरी, उसने कहा, और हैरी से परे दूर कहीं ताकते हुए बैठ गई। नाराज़ मत हो। तुमने मेरी चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैं इसके लिए तुमसे झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती। मुझे अफसोस है, हैरी उसे दिलासा देने के अंदाज में बोला। संयोग से ही वो मेरे हाथ लग गई थी। इन सब बातों को भूल जाओ। सच्चाई ये है कि डेलानी इस काम को संभाल सकता है। उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है और आदमी भी हैं। तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ मेरा संपर्क करवा दो। ग्लोरी अपनी गर्दन सहलाने लगी। ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं करना चाहती। अब सुनो, मुझे अफसोस है हैरी। हैरी को उम्मीद थी कि ऐसी कुछ परेशानी ज़रूर खड़ी होगी, इसलिए उसने पहले से ही निश्चय कर रखा था कि इससे किस प्रकार निपटना है। उसने काफ़ी देर तक ग्लोरी की ओर देखा, फिर कंधे उचका दिए। ओके, तुम करना नहीं चाहती तो ना सही। वो मुड़ गया और बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। किधर जा रहे हो? ग्लोरी ने पूछा।
भय की लहर उसके शरीर के अंदर यूं गुजर गई जैसे तेज चाकू का फल घुस गया हो। बाहर जा रहा हूँ, बेडरूम के दरवाजे पर रुककर हैरी ने कहा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इस काम को करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सहायता के बिना मैं डेलानी से नहीं मिल सकता, इसलिए इस काम को मैं खुद ही करूँगा। मदद के लिए मुझे कहीं से 2 आदमियों को ढूंढ निकालना होगा और वो मैं किसी प्रकार कर लूँगा। अगर हीरे मेरे हाथ लग गए तो मैं डेलानी से मिलूँगा और हीरे उसे दूंगा। हीरे मेरे पास हों तो वो ज़रूर मुझसे मिलना चाहेगा। मैं खुद इस काम को कर सकता हूँ। मुझे मालूम है ये एक बहुत जोखिम भरा और ख़तरनाक काम है, लिहाजा तुम्हारी व्यर्थ की गिड़गिड़ाहट से मैं अपना हौसला पस्त करना नहीं चाहता। लेकिन डार्लिंग, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ग्लोरी ने सर्द आवाज़ में कहा। कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे? हैरी ठहाके लगाकर हंसने लगा। खुदा के वास्ते, मैं कुछ हफ्ते के लिए $30 वाली नौकरी कर लूँगा। तुम मुझे क्या समझती हो, कमज़ोर या कुछ और? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। ग्लोरी हिचकिचाई, फिर बोली, इसका मतलब अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये तुमने कैसे सोच लिया? बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो यूरोप के सफ़र में मैं तुम्ही को साथ लेके चलूँगा। ये वादा रहा। सच कह रहे हो? वेल, मैं इसे साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ, ग्लोरी के करीब आते हुए हैरी ने कहा। उसने उसे बाहों से पकड़कर खड़ा किया। फिर उसने अपना चेहरा ग्लोरी के चेहरे के पास लाकर उसे इतनी जोर से भींच दिया कि ग्लोरी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। ग्लोरी ने इसकी परवाह नहीं की। उसकी उंगलियां हैरी के गले में, फिर बालों में फिसलने लगी। जब हैरी उससे अलग हुआ तो उसने कहा, मैं तुम पर दीवानगी की हद तक फिदा हूँ बेबी। मैं जानता हूँ इस समय मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास पैसे का होना निहायत ज़रूरी है और तुरंत पैसे कमाने का यही एक रास्ता है। उसके कंधों पर ग्लोरी की पकड़ मजबूत होने लगी। क्या तुम सचमुच ये काम कर डालने का फैसला कर चुके हो हैरी? ग्लोरी ने पूछा। तुम्हें रोकने के लिए क्या मैं कुछ कह या कर नहीं सकती? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने पक्का फैसला कर लिया है। ये मेरे लिए एकमात्र मौका है और मैं इससे चूकना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बताता हूँ ग्लोरी कि ये कोई आकस्मिक विचार नहीं है। 3 महीने पहले जब मैंने उन हीरो के बारे में सुना था, उसी वक्त मैंने उन्हें हथियाने का विचार कर लिया था। 3 महीने से मैं रात दिन इसी बारे में विचार करता रहा हूँ और हर दिन मेरा निर्णय दृढ़तर होता जा रहा है। ग्लोरी उससे अलग हटकर कुर्सी के पास आई और उस पर बैठ गई। ऑल राइट हैरी, अगर तुम्हारा फैसला अटल है तो इसे हम दोनों मिलकर करेंगे, उसने हैरी की ओर देखे बगैर कहा। मैं इस किस्म के धंधे से संबंधित कई बातें जानती हूँ जिन्हें तुम नहीं जानते। मैंने बहन के साथ 14 महीने यूं ही नहीं गुजारे थे। क्या तुम मुझे इस बारे में सोचने के लिए कल सुबह तक का वक्त दोगे? मैं समय नष्ट करने का इरादा नहीं रखती। इस पर बड़ी गहराई से सोचने की ज़रूरत है। वो हिचकिचाई, फिर आगे कहने लगी, जानते हो मैं क्यों तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ? मैं जानती हूँ इस किस्म के काम में शामिल होना मेरी बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखते हो। मेरा ख्याल है कि अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे और वही करोगे जो मैं कहती हूँ तो तुम्हें इस काम की कामयाबी के साथ अंजाम देने का मौका मिल सकता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं समझती हूँ तुम्हें पकड़े जाने से मैं बचा सकूंगी। मैं बेन डेलानी के साथ तुम्हारा परिचय करवा दूंगी। ये काम आसान नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से उससे नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। इसलिए क्या तुम मुझे कल सुबह तक का वक्त दोगे ताकि मैं योजना को सही तरीके से दिमाग में बिठा सकूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल, अचानक राहत सी महसूस करते हुए हैरी ने कहा। ग्लोरी की आंखों में गहरी उदासी देखकर उसके सोचे समझे विजयोल्लास में कड़वाहट भरने लगी। क्या तुम फिल्म देखने या कहीं और चले जाओगे? ग्लोरी ने पूछा। मैं एकांत चाहती हूँ। ज़रूर, हैरी ने अपना टॉप कोट उठाया। मैं चला जाता हूँ, आधी रात के करीब मिलेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो उसे याद आया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो ग्लोरी से मांगना नहीं चाहता था, लिहाजा कंधे उचकाकर उसने दरवाज़ा खोला और पैसेज में निकल गया। सुनो हैरी, हैरी ने पीछे मुड़कर देखा। ग्लोरी दरवाजे पर खड़ी थी। तुम पैसे ले जाना भूल गए। उसके हाथ में $5 का नोट था। बाहर तुम्हें ज़रूर कुछ खा लेना चाहिए। हैरी धीरे धीरे वापस आया और उसने वो नोट ले लिया। शर्म महसूस करना उसके लिए नया अनुभव था जो उसे पसंद नहीं आया। शुक्रिया, उसने कहा, यह मुझ पर उधार रहा। फिर वो पैसेज पर चलता हुआ पीछे मुड़े बिना सीढ़ियाँ उतरने लगा। अगले दिन रविवार था। हर रविवार को वे दोपहर तक बिस्तर पर पड़े रहते। फिर लंच लेने के बाद अगर मौसम सुहावना हुआ तो टहलने निकल जाते थे। लेकिन आज दोनों 9 बजने के तुरंत बाद बिस्तर से उठ गए थे और आग के पास बैठे हुए थे। अब ज़्यादा वक्त बर्बाद करना उचित नहीं, कॉफ़ी उड़ेलते हुए ग्लोरी ने कहा। मैंने तमाम बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है और मैं समझ रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ये काम करने से रोकना नहीं चाहती। अगर तुम्हारा निर्णय पक्का है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि योजना को सफलतापूर्वक संपन्न करने में मैं हर संभव प्रयत्न करूं। मैं इसे ज़रूर कर लूँगा।
भुएं सिकोड़कर हैरी ने कहा, अगर मैं तुम्हें दिक्कत में डाल रहा हूँ तो मुझे अफसोस है ग्लोरी, मगर ठीक है, ग्लोरी ने तपाक से कहा। आओ सभी बातों को दिमाग में बिठा लें। अगर साफ बच निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ना हो तो हीरो पर हाथ डालने का कोई तुक नहीं है ना? मेरा मतलब तुम्हारी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस बात से निश्चित होना कि पुलिस तुम्हें पकड़ ना सके। हैरी अधीरता से कसमसाने लगा। इस मसले पर माथापच्ची करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, इसे मैं संभाल लूँगा। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डेलानी से संपर्क स्थापित करना। तुम गलत सोच रहे हो, ग्लोरी ने दृढ़ता के साथ कहा। अगर तुमने हीरे हथिया लिए और बहन ने रकम भी दे दी तो उस रकम को खर्च करने, यूरोप की सैर करने और अपने धंधे की पार्टनरशिप खरीदने के लिए तुम्हें आज़ादी की निहायत ज़रूरत होगी। होगा या नहीं? ज़रूर होगी। इसलिए महत्वपूर्ण हिस्सा है पुलिस तुम्हें पकड़ ना सके, इसका इंतज़ाम करना। हैरी ने कंधे उचकाए। वेल ओके, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है। क्या एयरक्राफ्ट के अंदर कोई ऐसा आदमी होगा जो तुम्हें पहचानता हो? हैरी के माथे पर बल पड़ गए। हो सकता है। अगर एयरक्राफ्ट पर मुझे किसी ने नहीं पहचाना तो मुझे यकीन है कि एयरफील्ड पर स्टाफ के कुछ आदमी तो मुझे ज़रूर पहचान लेंगे। इसलिए मैं पुलिस की सरगर्मी शुरू होने से पहले ही मैक्सिको चला जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम मैक्सिको में भी तो पकड़े जा सकते हो। अगर उन्होंने मुझे पा लिया तो मैक्सिको पहुँचते ही मैं तुरंत भेस बदल लूँगा। ये सब तो खैर बात की बात है। जो बात ज़रूरी है। नहीं, ग्लोरी ने तीखी आवाज़ में कहा, इस बात से ज़रूरी और कोई बात नहीं। तुम समझते क्यों नहीं कि तुम खुद को कितने बड़े खतरे में झोंकने जा रहे हो? तुम पहचाने जाओगे। पुलिस को आसानी से मालूम हो जाएगा कि उन्हें किसके पीछे पड़ना है। इस प्रकार उनका काम आसान हो जाएगा। पुलिस द्वारा तुम्हें पहचान लिए जाने के बाद कितने दिनों तक आज़ाद रह सकोगे? वे एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड से तुम्हारा कोई फोटोग्राफ प्राप्त कर लेंगे और उसे देश भर के समाचार पत्रों में छपवा देंगे। देर सवेर कोई ना कोई तुम्हें पहचान लेगा और पुलिस को खबर कर देगा। बीमा कंपनियां तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणाएं कर देगी। एक बार उन्हें मालूम हो गया कि तुम कौन हो तो तुम खुद को डूब गया समझो हैरी। भगवान के वास्ते, हैरी गुस्से में भरकर बोला, ये खतरा तो मुझे मोल लेना ही होगा। अगर हम इसी मुद्दे पर चकराते रहे तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम कौन हो तो वे जिंदगी भर के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम एक पल भी चैन से नहीं रह सकोगे। तो क्या, अगर मैंने हवाई जहाज को अपने कब्जे में ले लिया तो खुद को पहचान लिए जाने से मैं कैसे रोक सकता हूँ? सीधी सी बात है। ओ नहीं, काम में हाथ डालने से पहले तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। आज के बाद हैरी ग्रिफिन गायब हो जाएगा। उसकी जगह हैरी ग्रीन प्रकट होगा और वही हीरो की डकैती डालेगा। फिर उसके बाद हैरी ग्रीन गायब हो जाएगा और हैरी ग्रिफिन दोबारा प्रकट होगा। पुलिस हैरी ग्रीन को तलाशती फिरेगी, तुम्हें नहीं। हैरी आंखें फाड़कर उसे ताकने लगा। इतनी जल्दबाजी से निर्णय मत लो, इस पर गहराई से सोच विचार करना होगा। हैरी कुछ न बोला। एकदम सीधी बात है। सबसे पहले तुमने अपना हुलिया तथा भेष इस प्रकार बदलना होगा जिससे कोई तुम्हें पहचान न सके। तुम एक अजनबी होगे जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होगी, कोई दोस्त नहीं होगा जो पहचानता हो। काम खत्म होने के बाद तुम अपना बहुरूप उतार कर फेंक दोगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि ये तुम थे। हैरी बालों में उंगलियां फेरने लगा। ये आइडिया है तो लाजवाब ग्लोरी, हैरी ने सोचपूर्ण ढंग से कहा, लेकिन ये नहीं चल सकता। आइडिया की सफलता इस बात पर है कि कोई मुझे पहचान न पाए। ये नहीं हो सकता। एयरफील्ड स्टाफ के अधिकतर लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ये निश्चित है कि वे मुझे पहचान लें। मैं ऐसा बहरूप नहीं धर सकता कि वो मुझे पहचान न पाए। ये एक खूबसूरत सपने के अलावा और कुछ नहीं है ग्लोरी। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लोरी ने कहा। मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। हॉलीवुड में मैं एक ऐसे व्यक्ति से परिचित थी जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट था। मैंने उससे बहुत कुछ गुर सीख लिए थे। मैं तुम्हारी आकृति इस प्रकार बदल सकती हूँ जिसे कोई नहीं पहचान सकता। सच? हैरी आगे की ओर झुका। उसकी आंखों में उत्तेजना की लहर तैर रही थी। मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रंगत तथा हुलिया बदल दिया जाए। तुम्हारे कपड़े, बोलने का ढंग, तुम्हारी आवाज़, यहाँ तक कि तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ बदलना होगा। बहुत कुछ तुम पर निर्भर करता है। हमारे पास अभी कितना समय है? 20 दिन। ग्लोरी ने सिर हिलाया। इतना समय काफ़ी है, बहुत कुछ करना होगा। कल तुम एयरफील्ड चले जाओ और अपने परिचितों से मिलो। तुम उन्हें बताओगे कि काम की तलाश में तुम न्यूयॉर्क जा रहे हो। हैरी बिदक उठा। ऐसी की तैसी तुम्हारे आइडिया की। मैं उन लोगों से दोबारा नहीं मिलना चाहता। मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं न्यूयॉर्क क्यों जा रहा हूं? तुम्हें ऐसा करना ही होगा, ग्लोरी ने दृढ़ता से कहा। हीरो की डकैती होने के साथ साथ ही पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देगी। उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये काम अंदरूनी आदमी का है। देर सवेर उनके सामने तुम्हारा नाम भी आएगा। वो पता कर लेंगे कि तुम उस एयरक्राफ्ट को चलाने वाले थे और हीरो के विषय में तुम्हें जानकारी थी। तुम संदेहास्पद व्यक्तियों में से एक बन जाओगे। तुम्हारा बॉस तुम्हारे बारे में अच्छी राय नहीं रखता, लिहाजा उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि डकैती होने से काफ़ी पहले तुम्हें शहर से अन्यत्र कहीं चले जाना है।
तुम न्यूयॉर्क जाओगे और वहाँ किसी एक होटल में अपना नाम रजिस्टर करोगे। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम न्यूयॉर्क में थे, हालांकि तुम बाद में वहाँ से खिसक चुके होगे। तुम्हें ट्रैवलिंग की कोई नौकरी भी ढूंढनी होगी। इस संबंध में हम बाद में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। मैं चाहती हूँ तस्वीर का खाका तुम्हारी समझ में आए कि तुम्हें क्या क्या करना है। बहुत खूब ग्लोरी, हैरी बोला। मैं समझ रहा हूँ कि ये काफ़ी दमदार आइडिया है, लेकिन न्यूयॉर्क पहुँचने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होगी। ये नहीं हो सकता। धन के बारे में अभी भी चिंतित मत हो, ग्लोरी ने कहा। सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हें होटल के कर्मचारियों पर ऐसा प्रभाव डालना होगा जिससे बाद में पुलिस की पूछताछ के दौरान उन्हें तुम्हारी बखूबी याद रहे। फिर तुम्हें कोई नौकरी ढूंढनी होगी। कमीशन के आधार पर तुम्हें कोई नौकरी मिलने में कठिनाई नहीं होगी और ये हर हालत में हासिल करनी होगी। तब तक मैं भी न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगी। तुम मुझसे आकर मिलोगे और इस बात का पूरा ख्याल रखोगे कि मेरे पास आते हुए तुम्हें कोई देख न ले। फिर मैं तुम्हारा हुलिया बदल दूंगी और तुम हैरी ग्रीन बन जाओगे। न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले तुम्हें अपने दोस्तों को 3-4 पत्र लिखने होंगे। हैरी, हमें कंसास सिटी, पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट और मिनियोपोलिस शहरों के विभिन्न होटलों से पते हासिल करने होंगे। तुम अपने दोस्तों को लिखोगे कि तुमने एक ट्रैवलिंग की नौकरी कर ली है और चारों ओर शहर का मजा ले रहे हो। चारों पत्रों में तुम अलग अलग होटलों के पते लिखोगे। मैं उन पत्रों को हर उस शहर ले जाकर पोस्ट कर दूंगी। हमारे पास इस बात का पक्का सबूत होना चाहिए कि तुम शहर पर थे और डाकघर की मोहरें इस बात के लिए सबसे बेहतर सबूत होंगी। लेकिन एक मिनट ठहरो, हैरी ने टोका। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो, ग्लोरी ने कहा। यह होगी हमारी शहादत। फिर तुम यहाँ से चले जाओगे और बहन से मिलोगे। किसी सस्ते होटल में एक कमरा लेकर खुद को जाहिर करते फिरोगे। जितने ज़्यादा तुम अपने आप को जाहिर करोगे और लोगों पर अपना प्रभाव डालोगे, उतना ही अच्छा होगा। जब भी मौका मिले इस बात की डींग हाँकना शुरू कर दो कि तुम एक भूतपूर्व पायलट हो और फिर से पायलट की नौकरी करना चाहते हो। रुखाई से बर्ताव करो। ये लोगों की याददाश्त में रहने का अच्छा तरीका है। किसी फ़ोटो स्टूडियो में जाकर अपना एक फ़ोटो खिंचवा लो। पैसे देने के मामले में फ़ोटोग्राफर से झगड़ा मोल लेना ताकि उसके दिमाग में तुम्हारा प्रभाव जम जाए और जब अखबार में वो तुम्हारा विवरण पढ़े तो उसे तुम अच्छी तरह से याद आ सको। वो पुलिस को तुम्हारे फोटोग्राफ की एक प्रति दे देगा। समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है? जब पब्लिक तथा पुलिस हैरी ग्रीन के पीछे पड़ जाएगी तो वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी। हैरी मुंह बाएं उसकी ओर ताकता रह गया। क्या लाजवाब आइडिया निकाला है तुमने। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे यकीन है इस आइडिया के मुताबिक मैं साफ बच निकल सकता हूँ। प्लीज़ ऐसा मत कहो। तनिक सी गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक ये आइडिया कारगर साबित होगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। ये आइडिया बेमिसाल है, लेकिन इसमें एक ऐसा बिंदु है जिस पर मैं सहमत नहीं हूँ। मैं न्यूयॉर्क जाने से पहले ही बेन डेलानी से मिलना चाहता हूँ। अगर वो इस बात से सहमत नहीं हुआ तो मुझे दूसरे सिरे से विचार करना पड़ेगा और न्यूयॉर्क जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तुम्हें अवश्य ही हैरी ग्रीन के रूप में उससे मिलना होगा, ग्लोरी ने अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए कहा। उसे हरगिज़ ये जानने नहीं देना है कि तुम कौन हो। मैं बैन को अच्छी तरह जानती हूँ। वो तुम्हें डबल क्रॉस कर सकता है। अगर पुलिस को किसी तरह पता चल गया कि हीरे उसके पास है और उस पर दबाव डाला गया तो वो तुम्हारे बारे में बता सकता है। तुम उसे नहीं जानते हैरी, मैं जानती हूँ उसे। पैसे मिलते ही तुम हैरी ग्रीन के रूप में गायब हो जाओगे ताकि ना तो बैन और ना ही पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ सके। ये बहुत ज़रूरी है। तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। हैरी ने कंधे उचका दिए। ओके, ये बात जचती है। ठीक है, मैं न्यूयॉर्क से लौटने के बाद ही डेलानी से मिलूंगा। लेकिन मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा कैसे? पैदल? हैरी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभरी। इस बात को समझो बेबी, इसके लिए कम से कम $1000 चाहिए। हम दोनों के लिए किराया, तुम्हारे लिए दूसरे शहर में जाने के लिए किराया। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती, होटल के बिल, ये सब 1000 से कम में नहीं हो सकता। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ग्लोरी उठकर बेडरूम के अंदर चली गई। फिर कुछ मिनट बाद हाथ में एक जेवरों की पिटारी लेकर वापस आई और उसने उसे टेबल पर रख दिया। उसने पिटारी खोलकर उसमें से एक छोटा सा हीरो जड़ा क्लिप और सोने का एक कंगन निकाला और उन्हें हैरी की गोद में रख दिया। हमें इनके बदले कुछ $1000 मिल जाएंगे, उसने कहा। मैंने ये ऐसे ही किसी कठिनाई के दिन काम आने के लिए रख छोड़े थे। हैरी ने उन जेवरों का निरीक्षण किया, फिर ग्लोरी की ओर देखा। ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती? इन्हें बेच देना बुरा लगता है। नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ग्लोरी ने रूखी आवाज़ में कहा। ऐसी चीज़ें पास रखने से क्या फ़ायदा? इन्हें पहनने का मौका ही कब मिलता है मुझे? हैरी कुर्सी से उठकर उसके करीब आया। इन्हें खो देने में तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं? उसने कहा और ग्लोरी को बाहों में भर लिया। खैर, इस समय तो हम तंगी में हैं, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें इनसे भी बेहतर चीज़ दूंगा। मैं वादा करता हूँ। ये मत सोचो कि तुम मेरे लिए जो कुछ कर रही हो उसे मैं समझ नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। ग्लोरी, शुक्रिया। खुद को रो पड़ने से रोकने के प्रयास में ग्लोरी ने अपना सिर हैरी के सीने से टिका दिया। सोचो कि हम लंदन, पेरिस और रोम में होंगे, उसके बालों से खेलते हुए हैरी ने कहा।
सोचो, हमारे पास वो सारा धन होगा। जब हम सफ़र से उकता जाएंगे तो वापस इसी शहर में लौटेंगे और मैं एयर टैक्सी का धंधा शुरू करूँगा। फिर हम खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ, उससे चिपकते हुए ग्लोरी ने कहा, हम शादी भी कर लेंगे। न चाहते हुए भी ये शब्द उसके मुंह से निकल गए। वो खुद पर झल्ला उठी। क्यों नहीं, हैरी ने कहा। उस समय वो ग्लोरी का एहसानमंद था। शादी की बात उसे अच्छी लगी। ये तुम्हें पसंद है ना ग्लोरी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ग्लोरी पीछे हट गई ताकि उसके चेहरे की ओर देख सके। ज़रूर, मैं तुमसे शादी करके प्रसन्न होंगी, उसने कहा। वो सोच रही थी कि ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी मर्द ने उससे शादी के बारे में पूछा हो। ओके, फिर तो हम शादी कर लेंगे, मुस्कुराते हुए हैरी ने कहा। लेकिन अभी नहीं, पहले हम इस काम से निपट ले, फिर आराम से शादी करेंगे। क्या ख्याल है? कल ही क्यों नहीं हैरी? स्वर को सामान्य बनाते हुए ग्लोरी ने पूछा। कम से कम लाइसेंस के लिए आवेदन तो दे सकते हैं। जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? हैरी ने कहा और उसे चूमने लगा। शादी के बाद मैं कोई उलझन नहीं चाहता। मेरी इच्छा होगी कि ये लंबा सा हनीमून हो। काम पूरा हो जाने तक हमें इंतज़ार करना होगा। ग्लोरी ने खिन्न मन से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, हम इंतज़ार करेंगे। ग्लोरी के साथ के ज़माने से अब तक बेन डेलानी ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। तब वो सिर्फ एक ऐसा उत्साही गैंगस्टर था जिसका दिमाग हर वक्त जल्दी पैसा कमाने की किसी धुन में व्यस्त रहता था। वो किसी फ़ायदेमंद चक्कर में कूद पड़ता और उसमें से भरपूर फ़ायदा वसूल करने के बाद फिर किसी दूसरे चक्कर की खोज में रहता था। अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए किसी को गोली मार देने में उसे तनिक भी झिझक नहीं होती थी और वो इसी प्रकार बदले लेता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो अपने आप को एक कामयाब बिजनेसमैन समझता था जिसके कई किस्म के धंधे चलते हैं। इनमें से कई धंधे बिल्कुल कानूनी थे, मसलन उसके 2 नाइट क्लब, टैक्सी हायर सर्विस, बुक मेसर्स के लिए तार मुहैया करने का धंधा और लॉन्ग बीच पर उसका विशाल होटल। इन सभी लाभदायक व्यवसायों के लिए पूंजी का प्रबंध उसके दूसरे धंधों से हुआ था जो गैर कानूनी थे। मादक पदार्थों का धंधा, ब्लैकमेलिंग, योजनाबद्ध अपराध, लूटमार आदि इनमें शामिल थे। इन सब धंधों के अलावा वो चोरी के हीरे जेवरातों की खरीद बिक्री का धंधा भी करता था और खुद को समूचे तटीय इलाके भर में सबसे अच्छी कीमत अदा करने वाले के रूप में स्थापित कर लिया था। सनसेट बोलेवर्ड में वो 2 एकड़ के बगीचे से घिरी एक आलीशान कोठी में रहता था। 20 बेडरूम वाली उस इमारत का दाहिना हिस्सा उसके दफ्तर के रूप में सुसज्जित था और ये वो जगह थी जहाँ से वो अपने छोटे से साम्राज्य पर शासन करता था। अब उसे अपने साथ गन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो अब अपराधी तत्वों की एक छोटी सी सेना रखे हुए था जो उसकी दिलचस्पियों का ख्याल रखती, किसी प्रतियोगी को हतोत्साहित कर देती या उस बेवकूफ़ को ठिकाने लगा देती जो उसके साम्राज्य में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत करता। वो पुलिस को सालाना भेंट स्वरूप एक उल्लेखनीय मोटी रकम देता था और इस प्रकार वो किसी भी परेशानी से छुटकारा पा लेता था। वो शानदार जिंदगी जीता था, मनोरंजन में अपरिमित धन खर्च करता और अगर प्रेस की गतिविधियां सतर्क ना होती तो वह बरसों पहले लॉस एंजलिस की ऊंची सोसाइटी का सदस्य बन चुका होता। कई समाचार पत्र उसके गुंडागर्दी के दिनों को इसलिए नहीं भूलना चाहते थे क्योंकि 3 बार उस पर हत्या का अभियोग लग चुका था। हालांकि तीनों बार उसके चतुर वकीलों ने सबूतों की धज्जियां उड़ा दी थी और वो साफ बच निकला था। वो ये भी नहीं भूल सके थे कि 1 साल पहले वो एक कॉल गर्ल स्कैंडल में फंसा था, लेकिन उसके विरुद्ध कोई सबूत पेश न हो सका था। अब भी जब खबरें ठंडी पड़ने को होती तो कई संपादक उग्र लीडरों को उकसाने के लिए डेलानी की अतीत की गतिविधियों पर लिखने और इस बात का हल्का आभास देने का प्रयास करते कि उसकी वर्तमान गतिविधियों की जांच की जाए। वे इस बात का संकेत भी देते थे कि उसे पुलिस सुरक्षा प्राप्त है और प्रशासन को झंझोड़ देना आवश्यक है। ये सब ऐसी बातें थी जिन पर डेलानी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कई बार भड़के हुए संपादकों को प्रलोभन देकर शांत करने के बारे में विचार किया था, लेकिन जैक लिंगले का प्रसंग याद कर उसने निर्णय किया कि यह सौदा काफ़ी महंगा पड़ेगा। प्रेस की वजह से ही उसे लॉस एंजलिस की सोसाइटी में अलग रहना पड़ा था। उन्हें मालूम था कि जिन लोगों से उसका मेलजोल था और जो लोग उसकी पार्टियों में उमड़ पड़ते थे वे सभी दूसरे दर्जे के उस पर आश्रित लोग थे जो मुफ्त की शराब के बदले में कुछ भी कर डालने को तैयार रहते थे। इस सोमवार की सुबह बेन डेलानी एक शानदार ढंग से सजे कमरे में, जिसकी खिड़कियां गुलाब के बगीचे और स्विमिंग पूल की ओर खुलती थी, अपनी विशाल डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। वो मासिक बैलेंस शीट का निरीक्षण कर रहा था जिसे उसके एक योग्य अकाउंटेंट ने तैयार किया था। बैलेंस शीट की जांच करके वो अप्रसन्न हो गया था। आमदनी कम हो गई थी और खर्चे बढ़ गए थे। हिसाब को देखकर उसे पता चल गया था कि उसके स्टाफ के आदमी बेतहासा खर्च करते जा रहे थे। मौजूदा खर्चों को उठाने के लिए जितनी रकम की उसे आवश्यकता पड़ती थी उसे देखकर उसका सख्त तथा मांसल चेहरा उदास सा दिखने लगा। उसकी आशा के विपरीत रकम बहुत कम पड़ रही थी। और वक्त होता तो उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन इस साल वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी करना चाहता था।
उसके विचार में अपने पास एक यार्ड होना कामयाब व्यक्तियों का चिन्ह था। कोई खिलौना नुमा नहीं, बल्कि 5,000 टन का यार्ड जिसमें 20 आदमियों के रहने लायक सभी सुविधाएं हों, बाथरूम हो और संभवतः एक स्विमिंग बाथ भी। इस किस्म के यार्ड को हासिल करना बैन के विचार में कामयाब कैरियर की चोटी पर पहुंचने का प्रतीक था। इस संबंध में उसने प्रमुख यार्ड बिल्डर्स के साथ हुई बातचीत को याद किया। ऐसे एक यार्ड के निर्माण के लिए वे लुटेरे जितनी कीमत चाहते थे। उसे सुनकर वो चकित रह गया था। दूसरे खर्चों को काट कर जो रकम बचती थी, उसे देखकर डेलानी को पता चल गया कि अगर वो इसी साल ऑर्डर देना चाहे तो उसे $10 लाख की अतिरिक्त रकम की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी रकम अचानक कहाँ से आएगी? वो इसी मसले पर गौर कर रहा था कि उसके डेस्क पर रखा बजर घरघरा उठा। कोई मिस डैन आपके बारे में पूछ रही है मिस्टर डेलानी। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। मिस ग्लोरी डैन। बैन ने अपने हिसाब किताब से निगाह तक नहीं उठाई। मैं उसे नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। उसे कह दो मैं व्यस्त हूँ। यस सर। बजर बंद हो गया। लेकिन ज्यों ही बैन ने बैलेंस शीट को एक तरफ हटाया, उसने वो नाम अपने मन में दोहराया, ग्लोरी। वो अचानक आवेग से भर गया और उसने जल्दी से बजर का स्विच ऑन कर दिया। तुमने क्या बताया था? ग्लोरी डैन? जी हाँ मिस्टर डेलानी। वो कहती है विषय व्यक्तिगत और ज़रूरी है। बैन ने मुंह बिचकाया। सुनकर उसे लगा कि कोई खास बात है। वो हिचकिचाया, फिर उसके साथ गुजारे वक्त को याद कर उससे मिलने को तैयार हो गया। उन्होंने एक साथ काफ़ी अच्छे वक्त गुजारे थे। उसके बाद तो उसे दुनिया के बारे में फिक्र करने की फुर्सत ही नहीं रह गई थी। ओके, उसे अंदर भेज दो। मैं उसे 10 मिनट का वक्त दे सकता हूँ। मुलाकात खत्म होने के बाद जब मैं रिंग करूँ तो तुम अंदर चली आना। बैन ने अपनी डेस्क पर पड़े कागजातों को एक और हटा दिया, एक सिगार सुलगाया और फिर उठकर खिड़की के पास चला आया। वो नीचे खूबसूरती के साथ सजाई गई क्यारियों और गुलाब के फूलों की ओर देखने लगा। फिर उसने निगाह फेर कर स्विमिंग पूल की ओर देखा, जिसके पानी के जाड़े के दिनों में 75 डिग्री के तापक्रम में गर्म रखने की व्यवस्था थी। उसने देखा फेयर डाइविंग बोर्ड पर खड़ी अपना बाथिंग कैप ठीक कर रही थी। बैन ने उसके खूबसूरत जिस्म को धूप में तपी सुडौल टांगों को निहारा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाने लगा। हो सकता है कि वो एक मंदबुद्धि की लड़की थी, उसने सोचा, मगर उसके पास वो सब चीज़ें थी जो होनी चाहिए। उसके लिए बैन को काफ़ी खर्च करना पड़ता था, लेकिन बिस्तर पर वो न केवल उत्साही होती बल्कि पूर्ण रूप से सक्षम साबित होती थी। दूसरी ओर लोग उसके लिए बैन के प्रति ईर्ष्या करते थे और ऐसा होते देख बैन को बड़ी खुशी होती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो मुड़ गया। उसकी सांवली तथा सुंदर सी सेक्रेटरी ने एक और खड़ी होकर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, मिस डैन, और ग्लोरी कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उससे मिलने की उत्सुकता को तुरंत भूलकर बैन उसे घूरने लगा। ये थकी हारी सी पीले चेहरे वाली हरगिज ग्लोरी नहीं हो सकती। क्या ये इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि फे की माँ के बराबर दिखाई दे रही है? और उसके कपड़े, ज़रूर उसकी हालत खस्ता हो चुकी है और वो किसी सहायता के लिए उसके पास आई है। अखबार में बराबर बैन के फोटोग्राफ्स देखकर ग्लोरी उसमें हुए परिवर्तन से परिचित थी, लेकिन फिर भी उससे साक्षात्कार होते समय उसे झटका सा लगा। बैन की बढ़ी हुई तोंद या झड़ रहे बालों जिनमें सफ़ेदी आने लगी थी से उसे आश्चर्य नहीं हुआ था। उसे इस बदलाव की उम्मीद थी। बैन की उम्र अब 53 या 54 साल की हो चुकी थी, लेकिन जिस चीज़ से उसे आश्चर्य हुआ था वो थी उसकी भावविहीन चेहरा। जब वो उसके साथ रहती थी उस समय उसका धूप से तपा चेहरा हमेशा चौकन्ना तथा सजीव रहता था, जो अब बासी मांस की तरह ठंडा और रहस्यपूर्ण दिख रहा था। उसकी आंखों को देखकर उसे घबराहट होने लगी। वे पत्थर जैसी सख्त और गिद्ध के जैसी अस्थिर थी। क्या बात है? बैन ने इस मुलाकात को जल्द ख़त्म करने के उद्देश्य से तुरंत पूछा। मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है। मैं तुमसे बगैर 2 शब्द कहे तुम्हें वापस नहीं लौटाना चाहता था, वरना मुलाकात का वक्त मेरे पास नहीं है। ग्लोरी को लगा जैसे वो लाल पड़ती जा रही है, फिर सफ़ेद। बैन उसे कम से कम बैठने को तो कह सकता था, पूछ सकता था कि वो कैसी है, इतनी हमदर्दी तो दिखा सकता था। ग्लोरी ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने का निर्णय किया जैसा कि उसे महसूस होने लगा था कि उसे कमरे से जल्दी ही चलता कर दिया जाने वाला था। उसने सोचा कि उससे पहले ही बैन की दिलचस्पी जगा देनी होगी। $30 लाख के हीरो के संबंध में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? उसने पूछा। बैन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई, लेकिन जिस अंदाज से उसने अपना सिर झटकाया था उसे देखकर ग्लोरी को मालूम हो गया कि उसकी दिलचस्पी जाग उठी थी। क्या मतलब? कैसे हीरे? क्या मैं बैठ जाऊं? या आजकल तुम्हारे सामने लोग बैठ नहीं सकते बैन? अचानक बैन ने चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखेरी। इस किस्म का व्यवहार उसे पसंद आता था। खुशामद करने वाले लोगों के लिए उसके पास कभी समय नहीं होता था। हाँ, बैठ जाओ, उसने कहा और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। देखो ग्लोरी, साफ साफ बताओ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हीरो के बारे में क्या बताना है? लेकिन अब ग्लोरी को कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो बैठ गई और उसने डेस्क के ऊपर पड़ा सिगरेट का पैकेट उठाया। एक सिगरेट निकालकर उसने बैन की ओर देखा। बैन ने अधीरता के साथ डेस्क लाइटर उसकी तरफ बढ़ा दिया।
इत्मीनान के साथ सिगरेट सुलगाने के बाद ग्लोरी ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुमसे मिलना चाहता है। उसका विचार है कि तुम उसके साथ एक सौदा कर सकते हो। इस सौदे में मैं कतई शामिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया था और उसका ख्याल है कि परिचय के बिना तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे। इसलिए उसने हाथ फैला दिए और वाक्य को यहीं ख़त्म कर दिया। उसके हाथ $30 लाख के हीरे लगने वाले हैं जिन्हें वो ठिकाने लगाना चाहता है। उसका विचार है कि तुम उन्हें संभाल सकते हो। हीरे कहाँ से लगने वाले हैं उसके हाथ, ये मैं नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। मुझ पर उसका एक एहसान है, इसलिए मैंने उससे कह दिया था कि मैं तुम्हारे पास जाऊंगी। कौन है वो? उसका नाम हैरी ग्रीन है और वो पिट्सबर्ग में रहता है। लड़ाई के ज़माने में वो पायलट था और उसी दौरान उसके एक पाँव में चोट लगी थी, इसलिए वो थोड़ा लंगड़ाते हुए चलता है। वो कमीशन में तेल बेचने का धंधा करता है, लेकिन ये कोई खास फायदेमंद व्यवसाय नहीं है। बेन की भुएं सिकुड़ गई। हीरो से उसका क्या ताल्लुक? मुझे नहीं मालूम। लगता है उसका दिमाग फिर गया है। देखो बेबी, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। $30 लाख के हीरे, अच्छा मजाक है। ग्लोरी ने उसकी तरफ देखा। मैंने उससे कहा था कि तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो पूरी तरह निश्चित था। उसने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए बहुत जोर देकर आग्रह किया था। ठीक है बेन, मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। वो खड़ी हो गई। बेन ने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डेस्क पर रखी बैलेंस शीट पर उसकी निगाह पड़ी। $30 लाख के हीरे। अगर ये सचमुच किसी सिरफिरे का सपना नहीं हुआ, अगर किसी चमत्कार से वास्तव में हीरो का अस्तित्व है, तो इसका मतलब वो इसी साल यार्ड के निर्माण का ऑर्डर दे सकता है। इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ। कुर्सी की पुष्ट से पीठ टिकाते हुए उसने कहा, क्या ये आदमी अपनी बात पर इतना दृढ़ है? ऑफ कोर्स, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता तो मैं हरगिज़ यहाँ नहीं चली आती। तुम सचमुच सोचती हो कि हीरे उसके हाथ लगेंगे? मेरा ख्याल है हाँ। मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि वो वक्त जाया करने वाला आदमी नहीं है। वो अपनी बात पर दृढ़ है। लेकिन अगर तुम इतने व्यस्त हो और उससे मिल नहीं सकते तो मैं किसी और के साथ बात करती हूँ जो ये सौदा संभाल सके। बेन हिचकिचाया, फिर कंधे उचकाने लगा। ठीक है, मुझे उससे मिलने में कोई एतराज़ नहीं है। तुमने उसका नाम क्या बताया था? हैरी ग्रीन। उससे कह दो वो कल आकर मुझसे मिले। उसे यह भी बता देना कि वो मेरी सेक्रेटरी से फ़ोन पर समय निश्चित कर ले। वो 16 तारीख से पहले लॉस एंजलिस नहीं आ सकता। ग्लोरी ने कहा, वो ये भी नहीं चाहता कि उसे तुम्हारे यहाँ आते हुए कोई देख ले। क्या वो तुम्हारे साथ फ़ोन पर किसी दूसरी जगह मिलने का दिन तय नहीं कर सकता? बेहतर है ये तुम उसी से पूछ लो। बेन की आंखों के भाव से सहमते हुए ग्लोरी ने कहा। बेन बेचैनी से कंधे झटकाने लगा। ओके, उसे बता दो कि मुझे फ़ोन कर ले, मैं उससे बात कर लूँगा। बेन उठकर खड़ा हो गया। क्या ये आदमी सही है? बेशक। हो सकता है बेन कि ये तुम्हें कठिन लगता हो, लेकिन तुम अब भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बेन हंस दिया। श्योर। खैर, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है। वो अपने डेस्क के पीछे से निकलकर ग्लोरी के पास आया। तुम ठीक ठाक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बेन ने कंधे उचकाए। मैं भी बिल्कुल अच्छी तरह से हूँ। ये ग्रीन क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ग्लोरी? नहीं, एक बार उसने मुझे मुसीबत से बचाया था, बस इतनी सी बात है। क्या अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बेन की पैनी निगाहें ग्लोरी के चेहरे और जिस्म का जायजा लेने लगी, जैसे वो उसका एक्सरे ले रहा हो। मैंने महसूस किया है कि कोई बॉयफ्रेंड ना हो तो ज़िंदगी में उलझनें कम पैदा होती है। बॉयफ्रेंड अक्सर विश्वास योग्य नहीं होते। ओह, मुझे मालूम नहीं था। बेन मुस्कुराया और खिड़की के पास चला गया। तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन हर शख्स तब्दीली चाहता है। वो उसको अपनी नई गर्लफ्रेंड दिखाने का लोभ संवरण ना कर सका। यहाँ आकर ज़रा उस तरफ तो देखो। ग्लोरी खिड़की के सामने उसके पास चली आई। दोनों ने नीचे स्विमिंग पूल की ओर देखा, जहाँ फे एक एयर मैट्रेस पर लेटी हुई थी। उसके लाल सुनहरे बाल कंधों पर फैले हुए थे और उसका बदन एक तौलिए से ढका हुआ था। खूबसूरत है ना? बेन ने कनखियों से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ में घमंड तथा तिरस्कार का पुट था। सुंदर तथा जवान। क्यों? मुझे यही पसंद है ग्लोरी, जवान और उत्साही जैसी तुम हुआ करती थी। ग्लोरी को अपना चेहरा सफ़ेद पड़ता सा महसूस हुआ। ये व्यंग्योक्ति उसके दिल में चुभ गई थी। हाँ, उसने कहा, बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक दिन वो भी बूढ़ी हो जाएगी, हम सभी। हालांकि तुम भी वैसे सुंदर नहीं रहे बेन जैसे तुम हुआ करते थे। गुड बॉय। उसने कमरे को पार किया, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। बेन गुस्से से भरी नज़रों से दरवाजे की ओर ताकता रहा। बेल, ये कुतिया अपनी आदत के अनुसार अंतिम हालत में पहुंच गई। इस बात का बेन को पहले से अंदाज़ा था। कौन यकीन कर सकता था कि वो इस बुरी हालत में घिस-पिट जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने उसे समय रहते छोड़कर बुद्धिमानी की थी। वो डेस्क के पास आया और टेलीफोन का रिसीवर उठाया। बोर्ग, यहाँ से अभी अभी एक औरत निकली है। उसका कद ऊंचा है, रंगत गोरी और वो काले सफ़ेद कपड़े पहने हुए है। उसका नाम ग्लोरी डैन है। टेगार्ड को उसके पीछे लगा दो, उसे आंखों से ओझल नहीं होने देना है।
मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है और उसके मर्द दोस्त कौन कौन हैं और वे क्या करते हैं। फोन के दूसरे सिरे से दमे के रोगी की तरह एक क्षण व हाफती हुई आवाज आई। ओके, मैं संभाल लूंगा। बैन ने रिसीवर रख दिया और चिंतित मुद्रा में डेस्क के ऊपर रखे सोखते की ओर घूरने लगा। हैरी ग्रीन, कौन है ये शख्स? उसे इतने हीरे कहाँ से मिलने वाले हैं? अगर ग्लोरी ने कहा था कि हीरे 30 लाख डॉलर मूल्य के हैं तो उसे यकीन था कि वे उतने ही मूल्य के होंगे। ग्लोरी की बातों पर वो बेझिझक यकीन कर सकता था। वो फिर खिड़की के पास चला आया और फे की ओर देखने लगा। उसे ग्लोरी के शब्द याद आए, एक दिन वो भी बूढ़ी हो जाएगी, हम सभी। हालांकि तुम भी वैसे सुंदर नहीं रहे बहन जैसे तुम हुआ करते थे। ऐसी की तैसी उसकी। बोलेवर्ड से चलते हुए ग्लोरी अपने विचारों में इतनी तन्मय थी कि वो उस आदमी की ओर ध्यान न दे सकी जो सड़क के दूसरी ओर एक ब्यूक कन्वर्टिबल पर बैठा हुआ था। उसका कद काफी लंबा था और उसने एक स्याह टॉप कोट और स्लाउच हैट पहन रखा था। दुबले चेहरे, मुड़ी हुई नाक और पतले होठों से उसकी आकृति एक बाज की तरह लगती थी। वो विंडशील्ड से ग्लोरी को बस स्टॉप पर रुकते और जब बस आ पहुंची तो उसमें सवार होते हुए देख रहा था। उसने भी गियर लीवर को बदला और कार बस के पीछे लगा दी। जैसे ही बस आगे बढ़ी, ग्लोरी सोच रही थी कि हैरी की योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो गया है। बैन के साथ उसकी मुलाकात उसकी उम्मीद के विपरीत नाखुशगवार साबित हुई थी। उसका ख्याल था कि बैन उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करेगा। उसकी आंखों में उभरे तिरस्कारपूर्ण भावों को याद कर ग्लोरी खिन्न हो गई। जब से दोनों अलग हुए थे वो कितना बदल चुका था। ग्लोरी को अब इस बात का यकीन करना भी कठिन लग रहा था कि वे कभी आपस में एक साथ आनंदपूर्वक रहे थे। वो उस खूबसूरत गुड़िया से ईर्ष्या नहीं कर रही थी जिसे उसने स्विमिंग पूल में देखा था। दरअसल उसे उस पर तरस आ रहा था। हो सकता है वो लड़की बैन से काफ़ी कुछ हासिल कर ले मगर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेगी, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं था कि वो काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक थी। वो सोच रही थी कि बैन के सामने वो थोड़ा बन सवर कर क्यों नहीं गई। इससे वो बैन के अपमानजनक व्यवहार तथा तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से तो बच सकती थी, एक ऐसी दृष्टि जिससे उसके अहम को गहरी ठेस लग गई थी। उसे हैरी को चेतावनी देनी होगी कि वो अपनी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करे। ये बात सुनिश्चित थी कि बैन उसकी पृष्ठभूमि को कुरेदने का हर संभव प्रयत्न करेगा। ग्लोरी ने याद किया, एक बार उसने कहा था कि उसे किसी पर भरोसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी हरकत करता है तो उसके पास ज़रूर छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है, ताकि उस शख्स पर मैं अपना शिकंजा मजबूती के साथ गड़ा सकूं। अचानक ग्लोरी के दिमाग में एक ख्याल कौंध गया और वो सन्न रह गई। इस बात की पूरी संभावना थी कि बैन ने अपना एक आदमी उसके पीछे लगा दिया हो। कितनी बेवकूफ़ थी वो। उसके अपार्टमेंट के सामने वाले स्टॉप पर रुकने के लिए बस की रफ्तार कम होने लगी थी। अगले कुछ सेकंड में ही वो बैन के आदमी को हैरी तक पहुंचाने जा रही थी। वो बस पर बैठी रही और बस को आगे बढ़ जाने दिया। उसने तेजी से दूसरे यात्रियों की ओर देखा। वहाँ सिर्फ 4 यात्री मौजूद थे, 3 औरतें और एक बूढ़ा पादरी। उसने सोचा वो खतरा बस में मौजूद नहीं था, शायद कार द्वारा उसका पीछा किया जा रहा हो। उसने पीछे मुड़कर बस की पिछली खिड़की से धीरे धीरे रेंगती ट्रैफिक की ओर देखा। बस के पीछे आ रही कारों में से किसी भी एक में बैन का आदमी हो सकता है। उसने अतिरिक्त किराया चुकाया और 3 स्टॉप आगे जाकर उतर गई। वो जगह शॉपिंग सेंटर का केंद्र स्थल थी। सबसे पहले उसे इस बात से निश्चित होना था कि सचमुच उसका पीछा किया जा रहा है, और अगर ऐसा था तो कोई इंतजाम करना ज़रूरी था। वो भीड़ के बीच से तेजी से चलती हुई फेरियर के बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर के प्रवेश द्वार की ओर लपकी। पीछे मुड़कर देखने के लिए वो रुक गई। यातायात की दोहरी कतार से एक ब्यूक कन्वर्टिबल निकली और 50 गज आगे जाकर सड़क के किनारे रुक गई। एक लंबा सा व्यक्ति जिसके कंधे आगे की ओर झुके हुए थे उस कार से निकला और उसकी दिशा में बढ़ने लगा। उस व्यक्ति को देखते ही लगता था कि वो बैन का आदमी है। ग्लोरी धड़कता दिल लिए स्टोर में दाखिल हो गई। वो कई डिपार्टमेंट्स को पार करती हुई एस्केलेटर की ओर बढ़ने लगी, जिससे वो दूसरी मंजिल पर पहुंच सकती थी। जब वो ऊपर की ओर जा रही थी उसने नीचे स्टोर की तरफ देखा। वो लंबा सा व्यक्ति जेबों में हाथ खोंसे और होठों में सिगरेट दबाए अब लंबे लंबे डग भरते हुए एस्केलेटर की ओर बढ़ रहा था। ग्लोरी को संतोष हुआ कि वो समय रहते ही सचेत हो गई थी। बैन ने उसके पीछे आदमी भेज दिया था। वो होजरी डिपार्टमेंट में चली गई और अपने लिए एक जोड़ी नायलॉन की जुराबें खरीदने लगी। डिपार्टमेंट लगभग खाली था। वो लंबा आदमी इस समय दिखाई नहीं दे रहा था। ग्लोरी फिर एस्केलेटर से नीचे उतरी और टेलीफोन बूथ की कतार के पास आई। आखिरी बूथ खाली था। उसके पास वाले बूथ में एक औरत थी। अपने सामान को रखकर वो जिस ढंग से खुद को सजा रही थी उससे लगता था कि वो वहाँ से जल्दी निकलने वाली नहीं है। ग्लोरी आखिरी बूथ के अंदर घुस गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। डायल शरीर की ओट में रखते हुए उसने अपने अपार्टमेंट का नंबर डायल किया। जब तक घंटी बजती रही वो दरवाजे के ग्लास पैनल से बाहर झांकने लगी। वो व्यक्ति पास ही था और शीशे केस में रखा
एक इलेक्ट्रिक रेजर उठाकर देख रहा था। ग्लोरी को अंदाजा हुआ कि वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। फिर वो अधीरता से हैरी के जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद हैरी लाइन पर आ गया। हैरी, मैं ग्लोरी बोल रही हूँ। क्या हुआ? उससे मुलाकात की? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक से हुआ। वो तुमसे मिलने को तैयार हो गया है। अब सुनो हैरी, उसका एक आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो जानना चाहता है कि तुम कौन हो और मेरे जरिए तुम तक पहुंचना चाहता है। मैं फेरियर के स्टोन से फ़ोन कर रही हूँ और वो बाहर खड़ा है। तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो और वहाँ से हट जाओ। इस आदमी को किसी भी सूरत में तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब तक तुम वहाँ से हटकर टैक्सी नहीं पकड़ लोगे, मैं इसे तब तक उलझाए रखूँगी, फिर इससे पीछा छुड़ा लूँगी। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। मैं ठीक 1:15 बजे वेस्टर्न एंड लिनॉक्स के नुक्कड़ पर पहुँच जाऊँगी। वहाँ एक न्यूज़ स्टैंड है। तुम टैक्सी को वहीं रुकवा देना और बाहर निकलकर एक अखबार खरीदना। जब तक मैं खुद तुमसे बात न करूं, मेरी ओर देखना मत। अगर मैं उसे चकमा देने में सफल हो गई तो मैं टैक्सी में आकर तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी। अगर वो तब तक मेरा पीछा करता रहा तो तुम सीधे स्टेशन चले जाना। 2 बजे ट्रेन छूटती है। अगर हो सका तो मैं तुम्हें सी ऑफ करने पहुंच जाऊंगी, वरना तुम मुझसे शुक्रवार 11 बजे एस्टर होटल न्यूयॉर्क की लॉबी में मिलोगे। समझ गए ना? श्योर, हैरी उत्तेजित स्वर में बोला। कोई खतरा मोल न लेना बेबी, मैं 1:15 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ, ग्लोरी को क्षणिक पीड़ा महसूस हुई। हैरी से अलग होने की बात और अगले 3 सूने दिनों के बारे में सोचकर उसका दिल बैठने लगा। और हैरी, अपार्टमेंट से निकलते समय सावधान रहना। हो सकता है बेन ने टेलीफोन बूथ से ये पता कर लिया हो कि मैं किस जगह रहती हूँ। वो किसी को उस मकान की निगरानी के लिए भेज सकता है। इस बात से निश्चित होना कि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है, ठीक है? मैं ध्यान रखूँगा। वो मुझसे मिलने को तैयार हो गया? हाँ, मैं तुमसे मिलने के बाद सारी बातें बता दूंगी। 1:15 बजे हैरी, और सावधान रहना। तो दोस्तों, ये था सन की कातिल नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।